हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेद भूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी विशेष कार्य हेतु हुआ होता है, मगर हमको अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में, उद्देश्य का पता लगाने में कई बार बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हम ज्योतिषी में कुंडली के माध्यम से हम हमारे जीवन के उद्देश्य को देख सकते हैं कि हमारे जीवन का ओवरऑल जो एम है वो क्या होता है। कुंडली में टोटल 12 हाउसेस होते हैं जिनके अपने अपने एक अलग सिग्निफिकेंस होते हैं। जैसे कुंडली का फर्स्ट हाउस हमारे जीवन को दर्शाता है, तो कुंडली का जो 12वां घर होता है वह हमारे मृत्यु को दर्शाता है। ऐसे कुंडली में टोटल 12 हाउसेज हैं जिनके अपने अलग अलग सिग्निफिकेंस है, जो हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक के जो क्रम है उसमें अलग अलग घटनाओं को हम अलग अलग हाउसेस के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें हर हाउस का एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भाव होता है वो लग्न का भाव होता है, क्योंकि जब भी व्यक्ति जन्म लेता है उसके साथ साथ एक साइन जो होता है उदित होता है, जिसको हम राइजिंग साइन बोलते हैं, एसेंडेंट या फिर लग्न बोलते हैं। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव लग्न होता है, क्योंकि वह हमको स्वयं को दर्शाता है, वह स्व का भाव होता है। इसलिए कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव यदि हम बोले तो वो फर्स्ट हाउस होता है। जब भी एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी एक अपनी एक बॉडी होती है जिसको हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। उसका अपना एक नेचर होता है, बिहेवियर होता है, फिजिकल अपीयरेंस होती है, एक बॉडी की अपनी एक शेप होती है जिसको हम कुंडली के फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम कुंडली के फर्स्ट हाउस को यदि हम डिटेल में बात करें तो पर्सन इस वर्ड को रिनाउंस करेगा कि नहीं करेगा, उसके ओवरऑल कर्मा कैसे होंगे, उसको किस लेवल की मान प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, यह हम लग्न से देखते हैं। मतलब जब व्यक्ति जन्म लेता है तो सबसे जो महत्वपूर्ण भाव जो उदित होता है वह लग्न का भाव होता है। इसके बाद जब हम क्रम में आगे बढ़ते हैं, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, वो लाइफ के अलग अलग इवेंट्स को शो करते हैं। जैसे सेकंड हाउस हो गया, अब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बॉडी को सस्टेनेंस के लिए फूड की, क्लॉथ्स की, मनी की आवश्यकता होती है। तो इनिशियल लेवल में ये चीज़ें किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? उनकी फैमिली के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा। तो फर्स्ट हाउस बच्चा स्वयं हुआ, सेकंड हाउस उसकी फैमिली है जो उसको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करती है। स्टार्टिंग के एजेस में उनकी फैमिली प्रोवाइड करती है, लेटर वो चीज़ों को खुद ही अर्न करने लग जाते हैं। तो सेकंड हाउस फैमिली का होता है, कुटुंब का स्थान होता है। इसके अलावा वह धन संचय का होता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है कि व्यक्ति कहाँ से धन संचय करेगा, इसको हम सेकंड हाउस से देखते हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको अपना एक परिवार मिलता है, उसके साथ साथ उसको एक सरनेम मिलता है। जैसे यदि कोई गुप्ता है तो गुप्ता सरनेम हो गया, जैन है तो जैन, मतलब उसका अपना एक सरनेम होता है। इसके अलावा उसको अपनी जो एक लोकल लैंग्वेज मिलती है। तो सेकंड हाउस से हम भाषा को भी देखते हैं। जैसे कोई साउथ इंडिया में पैदा हुआ है तो वहाँ की लैंग्वेज अलग होगी, नॉर्थ इंडिया में कोई पैदा हुआ है तो उसकी लैंग्वेज अलग होगी। तो व्यक्ति जहाँ पैदा होता है उसके हिसाब से उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वह रोता है, तो फर्स्ट हाउस से निकल के वो सेकंड हाउस में जब आते हैं तो एक आवाज़ आती है रोने से। तो सेकंड हाउस हमारी आवाज़ का, वाणी का स्थान होता है। इसके अलावा अपब्रिंगिंग कैसी हुई है बचपन में, यह देखने के लिए हम सेकंड हाउस को देखते हैं कि बच्चे को कैसे पाला पोसा गया है, कैसे बड़ा किया गया है। अपब्रिंगिंग कैसी हुई है यह देखने के लिए सेकंड हाउस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। यदि सेकंड हाउस में यदि मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, सन, राहु, मंगल, केतु, यदि मेलेफिक प्लैनेट यदि बैठे हुए हैं तो बच्चे की जो अपब्रिंगिंग होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड होती है वह थोड़ी सी हार्ड होती है। हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग के जो 12-15 साल के जो बच्चे होते हैं, जिनकी अपब्रिंगिंग जैसी हुई होती है, उनकी जो एथिक्स और मोरल रहती है वो उसी बेसिस पे बनती है। तो सेकंड हाउस हमारे एथिक्स और मोरालिटी को भी दर्शाता है कि आगे चल के
व्यक्ति के जैसे संस्कार होंगे, उसका जैसे ही उसको नरिशमेंट मिली होगी, उसके बेसिस पे ही ये जो एथिक्स और मोरालिटी उसको लाइफ टाइम के लिए उसको हेल्प करती है। सेकेंड हाउस हमारी वाणी का होता है। यदि सेकेंड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं तो हमारी वाणी जो रहती है वो हार्श होती है। इसके अलावा यदि वहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट है तो वाणी हमारी अच्छी होती है, मधुर होती है। तो सेकंड हाउस में यदि मेलेफिक और बेनिफिक बैठे हुए हैं तो इससे बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है, संस्कार कैसे है और उसको इमोशनली कैसे नरिश किया गया है अर्ली चाइल्डहुड में, यह हम सेकंड हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा सेकंड हाउस फूड का होता है। हम खाने में कैसा फूड पसंद करते हैं, इसको हम सेकंड हाउस से देख सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोग फूड में बहुत ज़्यादा जो डेकोरेटिव फूड रहते हैं, जिनको अच्छे से डेकोरेट करके सर्व किया जाए तो उनको वो चीज़ें पसंद आती हैं और खाने में उनको हर चीज़ फ्रेश चाहिए और हर चीज़ चाहिए होती है। तो सेकंड हाउस में जैसे प्लैनेट बैठे हुए रहते हैं, हमारी फूड चॉइस भी उस पर डिपेंड करती है। तो सेकंड हाउस हमारी वाणी का हुआ, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का हुआ, हमारी फैमिली का हुआ। अब यदि हम इससे आगे बढ़ते हैं, थर्ड हाउस क्या होता है? चैलेंजेस का होता है, एफर्ट्स का होता है। देखिए, अब जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको चलने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। बिना एफर्ट्स और चैलेंजेस को एक्सेप्ट किए बिना वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सेकंड हाउस हमारे एफर्ट्स और चैलेंजेस का होता है, हमारे करेज का होता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वह जब चलता है तो चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, तो वैसे ही वो एफर्ट्स लगाता है ताकि वो चल सके। स्टार्ट में वो पेरेंट्स के साथ सपोर्ट में चलते हैं और धीरे धीरे खुद ही सीख जाते हैं। तो थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स का होता है, करेज का होता है कि हम लाइफ में जो आने वाले चैलेंजेस हैं उसको कैसे आगे निकलते हैं, इसको हम थर्ड हाउस से देखते हैं। और पहले की जो ट्रेडिशनल फैमिली होती थी उसमें जो धन की जो प्राप्ति की जाती थी वह हमारे जो ब्रदर्स और सिस्टर्स होते थे उनके साथ मिलके की जाती थी। और सेकंड हाउस हमारे धन अर्जन का है, तो थर्ड हाउस क्या होता है? हमारे एफर्ट्स का। हम धन की प्राप्ति करने के लिए कैसे एफर्ट्स लगाएंगे, यह हम थर्ड हाउस से देखते हैं। पहले के टाइम पे अपने ब्रदर्स के साथ मिलके हम धन प्राप्ति करते थे, तो आगे चल के हमारे जो धन के को सेटर्स होते हैं वो यही लोग होते थे। मगर आज की जो फैमिली है उसमें सब चीज़ें अलग हो गई है। पहले की फैमिलीज़ पे जो धन का अर्जन किया जाता था वो कंबाइन मिल के किया जाता था, जो आगे चल के हमारी मनी के को सेटर्स होते थे। इसलिए थर्ड हाउस को हम चैलेंजेस का, एफर्ट्स का और करेज का भी कहते हैं। इसके अलावा थर्ड हाउस मीडिया का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, और थर्ड हाउस से हम अपने भाई बहनों को देखते हैं। अब थर्ड हाउस, जैसे ही हमने धन का अर्जन किया, एफर्ट्स लगाए और धन प्राप्ति कर ली, एक्यूमुलेटेड वेल्थ हमने प्राप्त कर ली, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रॉपर्टी लेना, व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, मतलब जो हमारी हैप्पीनेस की जो चीज़ें होती है वो प्राप्त करना। तो फोर्थ हाउस से हम अपनी हैप्पीनेस को देखते हैं। जब पैदा होता है बच्चा तो स्टार्टिंग में उसकी हैप्पीनेस जो होती है वो उसकी मदर होती है। सबसे पहले जो उसको क्या चीज़ का सुख चाहिए होता है? माता का। तो माता का सुख को हम फोर्थ हाउस से देखते हैं कि बच्चे को जो पेरेंटिंग के लिए माता का सुख मिलना चाहिए चाइल्डहुड में वो कितना मिलता है, वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी हो गई, जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के आसपास जो चीज़ें होती हैं उसको फोर्थ हाउस से देखा जाता है। व्हीकल्स हो गए, इसके अलावा हमको राज सिंहासन की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, इसको फोर्थ हाउस से देखते हैं। और ये पीस ऑफ माइंड भी देखने के लिए हमको फोर्थ हाउस का अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में फोर्थ हाउस कैंसर साइन का होता है, जिसके मालिक होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा मन के कारक ग्रह होते हैं जो हमारे पीस ऑफ माइंड को दर्शाते हैं। यदि पीस ऑफ माइंड को देखना है और सुख को देखना है तो हमको फोर्थ हाउस का अध्ययन करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा फोर्थ हाउस हमारी प्राइमरी एजुकेशन का होता है। प्राइमरी एजुकेशन कैसी हुई है, प्री स्कूलिंग कैसी हुई है, इसके लिए हम फोर्थ हाउस का अध्ययन करते हैं।
बच्चे की जो प्री स्कूलिंग या फिर प्राइमरी स्कूलिंग होती है उसको हम 4th हाउस से देखते हैं। और जब क्लास 1 से क्लास 12 तक जब स्टैंडर्ड की एजुकेशन की बात होती है उसके लिए हम 5th हाउस का अध्ययन करते हैं। 5th हाउस हमारे इंटरटेनमेंट का भी होता है और इसके अलावा लव अफेयर्स का होता है। चाइल्ड बर्थ के लिए 5th हाउस का अध्ययन किया जाता है। यदि लाइफ के 3 स्टेजेस की हम बात करें तो जो अर्ली स्टेज होता है जिसमें हम चाइल्डहुड में रहते हैं तो हमारी जो एजुकेशन हो गई, और मिडिल एज में हमारे चाइल्ड बर्थ के केस के लिए, और 3rd स्टेज ऑफ लाइफ जो होती है जिसमें ओल्ड एज में हम रहते हैं, तो लाइफ की ओवरऑल लाइफ की जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो देखने के लिए हम 5th हाउस का अध्ययन करते हैं। आपने देखा होगा कि लाइफ के जो जितने भी एंटरटेनमेंट्स होते हैं वो हमारी स्कूलिंग के टाइम में होते हैं, जो मौज मस्तियाँ होती है जो हम पूरे लाइफ टाइम तक याद रखते हैं और वो टाइम हमको कभी लौट के नहीं आता। इसके अलावा जो लव अफेयर्स के जो केसेस होते हैं वो भी उसी ड्यूरेशन में होते हैं। तो 5th हाउस से हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। यदि आपने 5th हाउस की एजुकेशन अच्छी ली है, 5th हाउस को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया है, तो आगे चल के जो हाउस आता है वो 6th हाउस होता है। यदि आपने 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में यदि एजुकेशन अच्छी की है, अपने आप को इंटरटेनमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया है, जो अदर मैटर्स है लव अफेयर्स उनमें यदि इन्वॉल्व नहीं किया है, तो आगे का जो हाउस है वो आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि 6th हाउस जॉब का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का होता है। इसके अलावा 6th हाउस को हम रोग, ऋण, शत्रु का भी बोलते हैं, क्योंकि लाइफ के तीनों स्टेजेस में, अर्ली हो गए, मिडिल हो गए, ओल्ड एजेस, जिसमें हमको डिसीज का डर और जो इनेमीज होते हैं, जो कर्जे होते हैं, डेप्थ का जो डर है वो हमेशा रहता है। तो 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रु का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का स्थान होता है, जॉब का होता है, सर्विस का प्लेस होता है। तो यदि हमने 5th हाउस में यदि एजुकेशन अच्छी ली है और उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज़ किया है, तो हमारी 12th के बाद, आपने देखा होगा कई लोग 12th के बाद भी जॉब करते हैं तो उनकी जॉब तुरंत लग जाती है, और कई बच्चे खुद को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं और आगे चल के जो कॉम्पिटिटिव जॉब्स है, जो गवर्नमेंट जॉब है, उसके लिए वो क्रैक भी करते हैं। तो यदि आपने 5th हाउस में अपनी इंटरटेनमेंट ज़्यादा नहीं की और जो अदर मैटर्स है उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, तो 6th हाउस आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट करता है। अदरवाइज़ आपको करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती है और आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा 6th हाउस से हम आपकी डेली जो रूटीन है, आप डेली रूटीन कैसे चलाते हैं, कितने डिसिप्लिन है, ये हम 6th हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा जो घर के जो पेट्स होते हैं, जो पालतू जो जानवर एनिमल्स होते हैं, उसको हम 6th हाउस से देखते हैं। और इसके अलावा जो 6th हाउस होता है वो वन ऑफ द उपापचय हाउस होता है, मेलेफिक हाउस होता है। यहाँ पे जो मेलेफिक जो प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं एज़ कम्पेयर टू बेनिफिक प्लैनेट के लिए, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट निगेटिव प्लैनेट है और ये हाउस भी निगेटिव है। तो यहाँ पे ये रूल काम करता है, 2 निगेटिव और मिलके पॉजिटिव की तरह काम करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस घर में भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको क्रैक करना है, तो आपको वो चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेलेफिक जो प्लैनेट है वो बैठ के बहुत अच्छा इफेक्ट कर डालते हैं। वैसे ही 3rd हाउस भी यदि मेलेफिक बैठे हुए हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो भी एक एविल हाउस होता है जहाँ पे मेलेफिक बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। यदि हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़े 7th हाउस में आए, 7th हाउस क्या होता है, हमारे बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो कुछ जो बच्चे होते हैं वो जॉब में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और यदि वो जॉब नहीं कर पाते हैं तो कई लोग बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं, और यदि बिज़नेस भी नहीं करते हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। तो 7th हाउस से हम आपके पार्टनरशिप को देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं। इसके अलावा जब आपकी जॉब लग गई, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो अब फैमिली जो होती है वो हमारी मैरिज के बारे में सोचती है। तो 7th हाउस हमारी मैरिज का होता है, डिज़ायर जो लाइफ पार्टनर होता है उसका हाउस होता है 7th हाउस। और जब हम इस हाउस से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 8th हाउस, 8th हाउस क्या होता है, आपकी लाइफ में जो सडन चेंजेस होते हैं उसका होता है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस में शादी के बाद लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो सडन जो चेंजेस होते हैं उसका हाउस होता है 8th हाउस। इसके अलावा हम व्यक्ति के ससुराल पक्ष को 8th हाउस से देखते हैं। और जो 8th हाउस होता है, देखिए 2nd हाउस होता है वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है, जो हम खुद से
अर्जित करते हैं, और जो फैमिली का जो वेल्थ होता है उसको हम सेकंड हाउस से देखते हैं। मगर 8th हाउस जो होता है, जो हमने जिस चीज़ को कमाया नहीं है वो धन को हम 8th हाउस से देखते हैं। जैसे दहेज हो गया, या फिर आपकी शादी ऐसे घर में हुई जहाँ पे सिर्फ लड़कियां हैं, लड़के नहीं है, तो आपको उनकी प्रॉपर्टी पूरी मिल गई। तो जो आपके द्वारा जो कमाया हुआ धन नहीं है उसको हम 8th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा यह 8th हाउस जो होता है वो आपके डिसीज को भी देखा जाता है कि लॉन्ग लाइफ के लिए जो डिसीज होगी लाइफ टाइम के लिए, उसको हम 8th हाउस से देखते हैं। अब हम इससे आगे बढ़े, 8th हाउस से आगे जब हम बढ़ते हैं तो जो कुछ बच्चे होते हैं वो अपने आप को हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व करते हैं। तो 9th हाउस हमारे हायर एजुकेशन का होता है। इसके अलावा जो 9th हाउस होता है वह धर्म का होता है, रिलीजन का स्थान होता है, आपके फादर का प्लेस होता है, आपके धर्म गुरु जो होते हैं उनका स्थान होता है। तो जो गुरु होते हैं और फादर होते हैं हमको हमारे करियर के लिए क्या करते हैं, आगे चल के हमारा मार्गदर्शक करते हैं, हमारे मार्गदर्शन बनते हैं, जो हमारे करियर में हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 9th हाउस क्या है, धर्म का स्थान है। तो यहाँ पे जो धार्मिक चीज़ें होती है उसमें व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, धर्म को फॉलो करता है, धार्मिक यात्राएं को हम 9th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा भाग्य का स्थान होता है। इसके अपोजिट आप जब देखेंगे तो 3rd हाउस क्या होता है, एफर्ट्स का होता है, जिसमें आप अपने चैलेंजेस जो आते हैं उसको ओवरकम करके कर्म पे बिहेव करते हैं। और उसके अपोजिट जो 9th हाउस होता है वो भाग्य का होता है, आप अपने भाग्य को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो 9th हाउस के जितने भी सिग्निफिकेंस है, आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, अपने गुरुओं का जो बड़े होते हैं बड़ों का मान सम्मान कीजिए। इससे क्या होता है, हमारा 9th हाउस इन्हेंस होता है और हमारा भाग्य हमको सपोर्ट करता है। जो हमारे लाइफ में राइट टाइम में राइट प्लेस पे जो चीज़ें होती है वो हमारे भाग्य से मिलती हैं। इसके अपोजिट जो 3rd हाउस की जो चीज़ें होती है हमको उसको प्राप्त करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। 3rd हाउस हमारे शॉर्ट टर्म ट्रैवल का होता है, तो 9th हाउस जो होता है हमारे लॉन्ग टर्म ट्रैवल को दर्शाता है। अब 9th हाउस यहाँ पे आपकी हायर एजुकेशन हो गई और आपको धर्म भी मिल गया, गुरु मिल गए, आपके पिता से आपको मार्गदर्शन भी मिल गया। तो 10th हाउस क्या होता है, 10th हाउस हमारे कर्म का होता है। व्यक्ति के जो ओवरऑल कर्म होते हैं उसको हम 10th हाउस से देखते हैं, जिसका करियर क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है। तो हम इस लाइफ में क्या कर्म करेंगे, हमारा करियर कैसा होगा, हम कौन सा करियर फील्ड का चुनाव करेंगे, इसको हम 10th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा 10th हाउस हमारी मान प्रसिद्धि का होता है और हमारे ऑनर का होता है। हमको लाइफ टाइम में कितनी मान प्रसिद्धि मिलेगी इसका भी स्थान 10th होता है। मैंने 10th हाउस से रिलेटेड एक वीडियो शेयर किया है कि 10th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठ के कैसा बिहेव करते हैं और उसका हमारे जॉब में, हमारे करियर में कैसा प्रभाव पड़ता है। ये वीडियो हमने शेयर किया है, ये आई बटन में आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। 10th हाउस में जो मेलेफिक प्लैनेट होते हैं वो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। इसके अलावा यदि वहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं तो करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है। 10th हाउस कर्म का स्थान होता है, हम क्या कर्म करते हैं उससे हमको कितना गेन मिलेगा, उससे जो हमारी इनकम होती है उसको नेक्स्ट हाउस हम 11th हाउस से देखते हैं। तो 11th हाउस हमारे गेन का होता है, हमको जो मंथली बेसिस पे जो इनकम मिलती है उसको हम 11th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा हमारे काम से हमको क्या ऑनर मिलेगी, क्या टाइटल्स मिलेंगे, क्या हमको अचीवमेंट मिलेगी, इसको हम 11th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा जो 11th हाउस हमारे सिबलिंग्स का प्लेस होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके यंगर सिबलिंग्स है उसको हम 11th हाउस से देखते हैं। मतलब हमको ओवरऑल कर्म करने से जो भी गेन की प्राप्ति होगी वह 11th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा 11th हाउस हमारे फ्रेंड्स का होता है, हम कैसे फ्रेंड्स बनाएंगे, हमारा सोशल जो नेटवर्किंग है वो कैसी होगी, इसको हम 11th हाउस से देखते हैं। अब हमने लाइफ में कर्म में भी कर लिया, हमको उससे हमारी इनकम भी हो गई, गेन भी हो गए, ओवरऑल गेन 11th हाउस में हो गई और जो ऑल टाइप ऑफ डिज़ायर्स होती है वो भी हमारी 11th हाउस से पूरी होती है। तो इसके बाद जो आखिरी जो घर आता है वह 12th हाउस होता है। मतलब आपने जितने भी गेन किए, इनकम किए, अब आप उसको कहाँ पे खर्च करेंगे,
कहाँ पे उसका लॉस होगा या फिर खर्च करेंगे, उसको हम 12th हाउस से देखते हैं। तो 12th हाउस लॉस का होता है, एक्सपेंडिचर का होता है, हमारी इनकम कहाँ पे खर्च होगी उसको हम 12th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा 12th हाउस हॉस्पिटल का होता है, आइसोलेशन का होता है, मेडिटेशन का प्लेस होता है और असाइलम का प्लेस होता है। और डोनेशन को भी हम 12th हाउस से देखते हैं। तो हमने जो कर्म किए उससे जितने भी गेन आया, हम उसका कौन सी चीज़ों में धन हमारा खर्चा कर रहे हैं और कहाँ पे हमारी चीज़ों को दान दे रहे हैं, इसको हम 12th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा 12th हाउस यह आखिरी हाउस होता है जो हमारी मृत्यु का स्थान होता है, मोक्ष प्राप्ति का स्थान होता है, स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का प्लेस होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुंडली के फर्स्ट भाव, लग्न भाव जो जन्म का होता है, सेकंड हाउस हमारे परिवार फैमिली का होता है, थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स का होता है, और इसके अलावा फोर्थ हाउस जो होता है माता का होता है, 9th हाउस पिता का होता है। ऐसे अलग अलग हाउसेस में अलग अलग जो सिग्निफिकेंस है वो डिसाइड किए गए हैं, उसके बेसिस पे ही हम हमारे प्रिडिक्शंस देते हैं और लाइफ के इवेंट्स देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपकी हॉबीज़ कैसी होगी, आप कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट रखेंगे, इसको भी हम सब कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। कुंडली के थर्ड भाव जो हमारी हॉबीज़ को भी दर्शाता है, कुंडली के थर्ड हाउस की जब भी दशा या अंतरदशा आती है तो व्यक्ति अपनी जो हॉबीज़ है उसकी तरफ इंक्लाइन होना शुरू कर देता है। जैसे मार्स है थर्ड हाउस में तो वो जिमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर देते हैं, और वीनस है तो आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कुंडली के अलग अलग भावों से कैसे चीज़ों को रिलेट किया जाता है। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं कि कुंडली के इस भाव में शनि बैठा हुआ है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ेगा वो जानने के लिए हमको हाउसेस का सिग्निफिकेंस पता होना ज़रूरी है कि यह हाउस क्या बताता है। फिर उसमें जो प्लैनेट है, उसमें जो राशि आ रही है, उसका अपना एक खुद का सिग्निफिकेंस होता है जिसके बेसिस पे ही प्रेडिक्शन निकलते हैं। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे कि कुंडली को कैसे देखते हैं, कुंडली में कितनी राशियां होती है, कुंडली में कितने जो प्लैनेट्स होते हैं उनके सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं। एकदम बेसिक लेवल से हम आपके साथ वो वीडियो को शेयर करेंगे। आप अपने जो क्वेश्चंस है वो कमेंट में बता सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे की वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल के साथ बने रहे। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। धन्यवाद।